प्रेजेंट टाइम में हमें अगर बात करें मॉडर्न स्टेट की, तो वहाँ पर आपको तकरीबन सभी कंट्रीज बड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं, और इनकी फर्दर आपको डिविजन्स देखने को मिलती है, यानी कि एक देश जो है उसकी फर्दर विद इन द स्टेट डिविजन्स देखने को मिलती है। देश आगे फर्दर डिवाइड हमें देखने को मिलता है, और उसका मेन पर्पस यही होता है कि जो प्रशासन है वो कुशलता से अपना काम कर सके। इसकी जो दो मेजर डिविजन्स होती हैं, एक तो होता है कि सेंटर, और दूसरा आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी एक तो सेंटर गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, दूसरी आपको स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो टू फोल्ड डिवीजन हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जिसमें यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ठीक है। और इनका जो मेन जो फोकस होता है वो होता है कि कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। जो गवर्नमेंट के काम काज होते हैं उनकी डिवीजन्स फर्दर होती है, जिसको हम यूनिटरी और फेडरल के नाम से जानते हैं। यूनिटरी को हिंदी पंजाबी में बोलते हैं एकात्मक प्रणाली, और फेडरल को बोलते हैं संघात्मक प्रणाली। इसको फर्दर हम पढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इसके मीनिंग में, डेफिनेशन में इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को बोलते हैं जहाँ पर जो अथॉरिटी होती है वो एक इंडिविजुअल के हाथ में देखने को मिलती है। व्हेन आई एम सेइंग इंडिविजुअल, दैट मीन्स इंडिविजुअल गवर्नमेंट, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो वहाँ पर आपको जैसे सेंटर गवर्नमेंट है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, बट जो डिविजन्स ऑफ पावर है वो वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंटर गवर्नमेंट। सारी जो शक्तियाँ होंगी वो सेंटर गवर्नमेंट के पास ही होती है वहाँ पर। ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट विद इन द स्टेट or their existence to and receive their authority from this body। जो एक स्टेट के अंदर बाकी सारी संस्थाएं होंगी उनको शक्तियां सेंटर गवर्नमेंट से ही मिलती हैं। अगर हम बात करें एक डेफिनेशन की, अकॉर्डिंग टू फाइनर, फाइनर का क्या विचार है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। वो बोलते हैं कि यूनिटरी स्टेट इज वन इन विच ऑल अथॉरिटी एंड पावर आर लोस्ट इन अ सिंगल सेंटर। यानी कि एक यूनिटरी स्टेट, एकात्मक प्रणाली वाला देश या राज्य वो होता है जहाँ पर सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो सिंगल हैंड इस्तेमाल की जाती है। किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। हुज विल एंड एजेंट्स आर लीगली ओमनीपोटेंट ओवर द होल एरिया। जिसकी मर्जी और उसके ही एजेंट्स कानूनी तौर पर सबसे ऊपर होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं पूरे एरिया में, देश के पूरे एरिया में। तो यूनिटरी स्टेट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर हमें सेंट्रल लेजिस्लेचर की डोमिनेंस देखने को मिलती है। लेजिस्लेचर आपको पता है बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी को। तो अगर हम हमारे देश की बात करें, भारत की, यहाँ पर आपको सेंट्रल लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं? लोकसभा और राज्यसभा को, या यूँ कहें पार्लियामेंट को। तो वैसे हमारे देश में यूनिटरी सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, यूनिटरी सिस्टम या फेडरल सिस्टम, तो आप कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है या यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। आपका आंसर होगा फेडरल सिस्टम विद स्पेशल फीचर्स ऑफ यूनिटरी। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो जो रीजनल यूनिट्स जो होती हैं, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके पास जो पावर होती है वो सेंटर के स्पेशल कानून के द्वारा ही उनको दी जा सकती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स की। फर्स्ट पॉइंट इज अ सिंगल सेंटर ऑल पावरफुल गवर्नमेंट। तो जो यूनिटरी गवर्नमेंट होगी वहाँ पर आपको सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगी। मगर अगर हम बात करें जहाँ पर यूनिटरी सिस्टम नहीं होगा, जहाँ पर आपको संघवाद प्रणाली देखने को मिलेगी, जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको सेंटर ऑल पावरफुल नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर
यूनिटरी सिस्टम है, वहाँ पर जो सुप्रीम है वो सेंटर ही हमें हमेशा देखने को मिलेगा। इसमें आप ये देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहती है और मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो होता है आपको सेंटर और स्टेट दोनों जगह पर देखने को मिलता है। अगर हम अपने देश की बात करें लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी की, तो सेंटर में हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही स्टेट की बात करें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद तो आपको पता है कि हर एक स्टेट में नहीं होती, विच इज इक्वल टू राज्यसभा, मगर विधानसभा आपको हर एक स्टेट में देखने को मिलती है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि जो सेंटर की लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी है, उसकी सुप्रीमेसी होगी। सारे देश के डिसीजन उसी के द्वारा ही लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द एब्सेंस ऑफ सब्सिडायरी ऑटोनमस लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, जो यूनिटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो सब्सिडायरी ऑटोनमस लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं उनके पास पावर नहीं होती। यानी कि लोकल लेवल पे कोई भी बॉडी होगी उनके पास किसी भी तरह की पावर्स नहीं होगी। इन केस अगर उनके पास किसी भी तरह की पावर है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको सैंक्शन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको स्पेशल एक्ट के द्वारा उनको पावर्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन्स ऑफ पावर्स। तो हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में मेनली फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, रूटीन में हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर ही फॉलो होता है। इन केस हमारे देश में अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघवाद प्रणाली वाला ढांचा है, वो यूनिटरी में तब्दील हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ पावर का मतलब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। डिवीजन ऑफ पावर जिसको हम बोलते हैं शक्तियों का विभाजन, यानी कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। तो दोनों अपने दायरे में रहते हुए ही कानून बनाते हैं। मगर जहाँ पर आपको यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलेगा वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो कानून बनाएं। सिर्फ ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट तक ही सीमित होती है। तो इंडिया में आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है, संविधान में ये मेंशन्ड है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, यानी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास होंगे, कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो केंद्र की सूची होती है, उसके ऊपर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। और स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय आएंगे, इसके सभी विषयों पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, जो यूनियन लिस्ट है उसमें प्रेजेंट टाइम में आपको 100 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की, तो उसमें प्रेजेंट टाइम में आपको 61 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो उसमें प्रेजेंट टाइम में 52 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि जहाँ पर आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, संघवाद प्रणाली, वहाँ पर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि सेंटर की आपके पास अलग से सिटीजनशिप है और स्टेट की अलग से सिटीजनशिप है आपके पास। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए, वहाँ पर आप देखोगे कि एक आपके पास यूएसए की सिटीजनशिप होती है और दूसरी आपकी जिस स्टेट में, जिस प्रांत में रहते हो वहाँ की आपके पास नागरिकता होती है, यानी कि डबल सिटीजनशिप होती है। कारण उसका सिंपल सा है, वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। मगर जहाँ पर चाइना जैसे देश की बात करें तो वहाँ पर आपको यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको सिंगल सिटीजनशिप भी
देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती हैं, संशोधन होती है, उसमें या तो एक रिजिडिटी फॉलो की जाती है या फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बदलाव करने का मतलब वहाँ पर आप आराम से, मतलब सिंपल मेजोरिटी के साथ भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कर सकते हो। अगर हम बात करें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर बदलाव जो होगा वो इतना आसान नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पर आप देखोगे कि यूनिटरी सिस्टम है और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स देखोगे कि यूनिटरी सिस्टम होने के बावजूद वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ यूनिटरी स्टेट में बी अ रिटन और अनरिटन। बोथ जापान एंड ग्रेट ब्रिटेन आर यूनिटरी स्टेट्स। तो यहाँ पर जापान और ग्रेट ब्रिटेन की एग्जांपल्स दी गई है, जहाँ पर हमें, जैसे जापान है तो वहाँ पर आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ बात की गई है ग्रेट ब्रिटेन की, तो वहाँ पर आपको अनरिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। व्हेन वी से अनरिटन, दैट मीन्स कि ये नहीं कि पूरा ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं हुआ। उनके जो भी बड़े बड़े जजमेंट्स होते हैं, तो आने वाले टाइम में अगर वैसा ही कोई केस होता है तो उसी में से रिसेंट केस की सुनवाई होती है। मगर एक फिक्स जो होता है, जैसे हमारे ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिटन फॉर्म में है, ऐसा वहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम और नॉन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहाँ पर आपको यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, एकात्मक प्रणाली मिलेगी, वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ के देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम माना जाए, मगर साथ ही साथ ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ के देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम ना माना जाए। मतलब दोनों बातें हो सकती हैं। तो इन केस अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम सबसे बड़ा नहीं माना जाएगा, तो दैट मीन्स कि वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी है, उसको सुप्रीम माना जाएगा, या लॉ मेकिंग बॉडी के जो हेड होंगे उसको सुप्रीम माना जाएगा। ठीक है। इन केस अगर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है तो फिर उसको पूरा रिगार्ड दिया जाएगा, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंगली देश चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर्स ऑफ लोकल यूनिट्स आर नॉट ओरिजिनल। जैसे यूनिटरी सिस्टम है, वहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है कि जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। अगर वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं या लोकल यूनिट्स जो होती हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जांपल के तौर पे बात करें, तो उनके पास अगर मान लो वहाँ पे जहाँ पर यूनिटरी सिस्टम है, बावजूद इसके भी उनके पास कानून बनाने का अधिकार है, तो वो जो उनके पास पावर है वो एक्चुअली में उनके पास रियल पावर नहीं है। उसका कारण ये है कि ये जो उनको पावर दी गई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल प्रोविजंस के तहत उनको ये पावर दी गई है। अदरवाइज उनके पास एक्चुअली में ये पावर कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास नहीं है, ऐसा बोलता है ये 9th पॉइंट। नेक्स्ट है नो स्पेशल जुडिशियल अथॉरिटी टू डिसाइड द डिस्प्यूट। तो जहाँ पर आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, संघवाद प्रणाली देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत, यहाँ पर आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए जैसे हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट है, तो इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट, और हर एक स्टेट के लिए हमें देखने को मिलती है हाई कोर्ट। तो अगर कोई आपका इशू है स्टेट लेवल का, तो आप कोशिश करोगे कि वहीं तक निपटा लो, और आप इन केस इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट, देन यू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही जहाँ पर यूनिटरी सिस्टम है वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, वहाँ पर आपको सिंगल जुडिशरी सिस्टम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पर आपको यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको हाई कोर्ट्स नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ देश की एक ही सुप्रीम कोर्ट होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वही सभी देश के लोगों को मानना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जहाँ पर संघवाद प्रणाली होती है, जहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है, वहाँ के जो स्टेट हाई कोर्ट्स होती है उनके पास भी बहुत
पावर होती है। तो बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं, डिस्प्यूट्स जो होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं और उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से निर्णय आते हैं। सो ये 10 पॉइंट्स हैं जिससे आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा कि यूनिटरी फीचर यूनाइटेड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है।